हम्म। क्या देखा था हमने अभी तक? सबसे बीच में जम्बू द्वीप, उसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ये मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, मंजू जी ने तो थम्स अप करके बता दिया है। बाकी सब लोगों को आ रहा है समझ में? हाँ ठीक है। बीच में, सबसे बीच में जम्बू द्वीप। देखो, जम्बू द्वीप थाली के आकार का है। इसको थाली के आकार का क्यों बोला? क्योंकि बीच में से खाली नहीं है। ये पूरा एक थाली के आकार जैसा है। ऐसा पूरा गोल थाली के आकार जैसा, है ना। लेकिन जो समुद्र है या जो दूसरे द्वीप हैं वो सब कैसे हैं? चूड़ी के आकार के। तो चूड़ी कैसी होती है कि आसपास तो होती है लेकिन बीच में से नहीं होती है ना। चूड़ी ऐसी होती है ना कि आसपास से तो है पर बीच में से नहीं है। तो जम्बू द्वीप तो बीच में भी है, पूरा भरा हुआ है। और ये जो बाकी के द्वीप और समुद्र आ रहे हैं वो चूड़ी के आकार के हैं, क्योंकि वो चारों तरफ भरे हुए हैं, बीच में तो जम्बू द्वीप है। ठीक है। तो ये दो बात समझ लेना कि ये थाली के आकार का और वो चूड़ी के आकार के। एक बात। दूसरी बात, ये जो जम्बू द्वीप है बीचों बीच, इसको अब आप ऐसे देखो। ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा रही हूं। हम्म। अब ये जो जम्बू द्वीप है वो छोटे को ही हम बड़ा करते हैं। ठीक है, ये पूरा थाली के आकार का है। इसके बीचों बीच यहां पर सुदर्शन मेरु है, बिल्कुल बीच। इसका मतलब क्या हुआ कि मध्य लोक के बीच में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के मध्य में सुदर्शन मेरु। और ये जो जम्बू द्वीप है वो किसके बीच में? मध्य लोक के बीच में। और मध्य लोक किसके बीच में? पूरे तीनों लोक के बीच में मध्य लोक। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लोकों के सबसे बीच में सुमेरु पर्वत हम्म। है ना। तो ये चर्चा हम अभी यहां पर करने वाले हैं। अब ये जो हमने द्वीप और समुद्र देखे थे ना, तो उसके हिसाब से इसको आप देखोगे तो ये जो जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन का है। ये पूरा, इसको यहां से मतलब 50 लाख, मतलब 50,000 योजन इधर से, 50,000 योजन इधर से, तो 1 लाख योजन का है ये जम्बू द्वीप। अब इसके बाद जो आया था ना वो समुद्र, कौन सा समुद्र था? लवण समुद्र। तो वो इससे डबल। तो ये डबल में कितना हो गया? ये 1 लाख का, तो ये कितने का हो गया? 2 लाख का। डबल। फिर इसके बाद तीसरा, दूसरा द्वीप आया, वो इससे डबल। द्वीप कौन सा आया? घातकी खंड द्वीप। हाँ संगीता जी। ये दूने दूने होते जा रहे हैं ना। दूने दूने, दूने का है, डबल हम्म। का है, एक ही बात है। तो ये 1 लाख हम्म। हो जाता जम्बू द्वीप। उसके बाद जो समुद्र आया लवण समुद्र, वो 2 लाख हो गया, डबल हो गया। अब ये तीसरा आया घातकी खंड द्वीप, तो ये कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख। फिर इसके बाद लवण समुद्र आया, ये लवण समुद्र, ये कितना हो गया? कितने लाख और योजन? कालो दधी। हाँ, कालोदधी समुद्र, ये 8 लाख योजन का हो गया। फिर इसके बाद आया पुष्कर द्वीप, वो कितने का हो गया? 16। 16 का हो गया। ठीक है। अब 16 के बाद फिर पुष्कर समुद्र आया, तो वो कितने लाख योजन का हो गया? 16 के बाद 32। 16 के सोलह बाद दूनी 32 32। होगा। 16 16 32 हो गया ना दूना उसका। दीदी। नहीं। 16 का 32 हुआ क्या? हाँ दीदी, 16 दूनी 32। नहीं, 16 में 16 मल्टीप्लाई करो आप, दुगुना हो गया ना। 64। हाँ, 64 हो गई, हाँ 64। 64 हो गया। ठीक है। तो अब और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं। तो हमारे पास अभी जो नाम उपलब्ध है, 16 द्वीप समुद्रों के नाम तो उपलब्ध है। कंटिन्यू 16 द्वीप समुद्र, है ना। वो भी आएंगे। और उसके बाद जो अंतिम द्वीप समुद्र है वो अंतिम 16 के भी नाम उपलब्ध है।
तो वो भी अपन उसके बारे में भी बात करेंगे। अब आप आ जाइए सातवें सूत्र पर। सातवां सूत्र है, जम्बू द्वीप लवणों दाद। देखो, ये जो हम यहाँ पर रचना समझ रहे हैं, इसमें घबराना मत बिल्कुल भी कि अरे बाप रे, हमको तो बिल्कुल मैथ्स नहीं आती है, हमको तो ये नहीं समझना, और इसको करके क्या करना है। हमको हमको तो जीव को समझना है, आत्मा को समझना है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पूरे 24 घंटे तो आत्मा को नहीं समझ रहे हो ना। तो इसके लिए ये करनानी योग भी बहुत प्रयोजनवान है। इससे जैन धर्म में गहरी आस्था होती जाती है। जैन दर्शन पर हमारा श्रद्धान बढ़ता जाता है कि हाँ ऐसा ही है। अभी देखो, एक कल ही एक वीडियो देखा मैंने, जिसमें वो दावा कर रहे हैं यूट्यूब पर, कैलाश पर्वत पर एक मंदिर मिला है, स्फटिक मणि का मंदिर। तो ये हमारे शास्त्रों में ये जो भरत ने बनाया है वो मंदिर, क्योंकि वहां पर वहां से कौन मोक्ष गया था कैलाश पर्वत से? भगवान आदिनाथ। आदिनाथ। हाँ, ऋषभ देव भगवान गए थे ना मोक्ष वहां से। तो उनके पुत्र भरत ने वहां पर मंदिर बनाए थे, ये हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है। तो कैसा मंदिर बनाया था कि स्फटिक मणि का एक मंदिर बनाया है, उसमें 24 तीर्थंकरों की रचना की है, ऐसा ये सब उल्लेख हमारे ग्रंथों में आया। लेकिन अब कैलाश पर्वत पर किसकी जाने की हिम्मत है, किसी ने देखा ही नहीं। और दूसरे अन्य मत वालों ने उस पर कब्जा कर लिया है कि कैलाश पर्वत पर तो हमारे भगवान है। लेकिन कल सैटेलाइट से वो एक मंदिर दिखा स्फटिक मणि का, और बिल्कुल उसी स्थान पर जहां पर हमारे ग्रंथ में उल्लेखित है, और वैसा ही चमकता हुआ स्फटिक मणि का। तो यदि वो सैटेलाइट से हमें नहीं दिखता स्फटिक मणि का मंदिर, तो क्या वो वहां पर नहीं होता? क्या हमारी श्रद्धा में नहीं आता कि वहां पर मंदिर होगा? हमको तो जैन दर्शन पर, जैन ग्रंथों पर दृढ़ विश्वास ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो लिखी हुई ये बातें, वो निश्चित है ही है वहां पर। हम्म। अभी देखो आप, अ, ये जो अयोध्या नगरी है, प्रत्येक काल मतलब जो भी 24 आती है, सभी तीर्थंकर वहीं पर जन्म लेते हैं अयोध्या नगरी में। और सभी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं। और अयोध्या नगरी के जो अयोध्या नगरी है वो समझ लो आप, भरत क्षेत्र के मध्य में है, बिल्कुल मध्य में भरत क्षेत्र। तो स्थान भी फिक्स है, उस अयोध्या नगरी के नीचे स्वस्तिक का एक चिन्ह बना हुआ है। ऐसे ही स्वस्तिक का चिन्ह सम्मेद शिखर जी के नीचे भी बना हुआ है, पर्वत के नीचे। तो वो दोनों स्थान फिक्स है, वहां से ही तीर्थंकर जन्म लेंगे और वहां ही मोक्ष जाएंगे। इतना भी हमारे इसमें सब लिखा हुआ है, पूरा एक एक कैलकुलेशन बराबर दिया है जैन दर्शन में। तो हमारे ये जो हम कर्णानियोग की चर्चा कर रहे हैं, उससे भी हमें भी जैन दर्शन में गहरी आस्था होती जानी चाहिए। हमारी आस्था और दृढ़ और दृढ़ और दृढ़ता पकड़ती जानी चाहिए। इसके लिए ये सारे सिद्धांतों का यहाँ पर कर्णानुयोग का वर्णन चल रहा है। और यदि हम इसको तर्क से सिद्ध करें तो सिद्ध होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए, क्योंकि हमारा तो जीवन छोटा सा है, एक एक चीज हम कहाँ ढूंढने जाएंगे कि कैलाश पर्वत पर मंदिर है कि नहीं, चलो देखने चलते हैं। होगा तभी मानेंगे कि हाँ शास्त्रों में सच्ची बात आई है। तो कितने जीवन निकल जाएंगे आपको इस ढूंढने में और करने में। तो इसलिए, ये वीडियो दीदी, ये वाली वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत पहले ही देखी थी, जो आप अभी बता रही ना, कैलाश पर्वत वाला। हम्म, हाँ तो हो सकता है मेरे पास अब आई हो। लेकिन वो बात हम्म। से हमारी जैन धर्म में आस्था गहरी हो गई ना, कि हाँ भाई ये है। तो अपनी आस्था जिस तरीके से गहरी हो, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एक जमीन खुदाई करते हैं कहीं भी, तो वहां से जैन मूर्तियां ही निकलती है, और कोई मूर्तियां ही नहीं निकलती। तो ये भी हमको समझ में आता है कि हाँ कितना प्राचीन है जैन धर्म। वहां खुदाई में मूर्तियां ही निकलती है। 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां निकलती है वहां पर। तो जिस प्रकार से हमारी आस्था जैन दर्शन में गहरी होती जाए, वो कार्य हमें करना चाहिए। और यही मतलब यही सार निकलता है इन सब चीजों का। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये मैप की। हमने ये देखा कि बीच में थाली के आकार का जम्बू द्वीप है, उसके बाद चूड़ी के आकार के बाकी के सब द्वीप समुद्र बनते चले गए। हाँ, हम सूत्र पर आ गए थे, जम्बू द्वीप लवणो द्वादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। फिर से एक बार, जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामो द्वीप समुद्रा। द्वि 8वें नंबर का 3 सूत्र हम साथ में लेंगे। द्विद्विविष्कर द्वि
द्विर्द्विविष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। द्विर्द्विर्विष्कम्भः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। तन्मध्ये मेरुनाभिवृतो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरुनाभिवृतो योजनशतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः। तीनों सूत्र पढ़िए। मैं बोला दीदी। हाँ पढ़िए संगीता जी। जम्बूदीप लवणो दादः शुभ शुभना शुभना मानो दीप समुद्रः द्वे द्वे विस्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलिया कृतयः कृतः कृतय तन्मध्ये मेरुना मेरुनाभि मृत्यो योजन शतसहस्र विस्कम्भो जम्बूदीपः। बहुत अच्छा। द्विर द्विर विष्कम्भा, ठीक है। सुषमा जी पढ़िए। जम्बूद्वीप लवणो दादः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विषकम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलयाकृत्यः तन्मध्ये मेरुनाभिर्वृतो योजन शतसहस्र विषकम्भो जम्बूद्वीपः। वलया कृत्यः नहीं है, कृतयः, त पूरा है ना। वलयाकृत्यः कृतयः कृत्यः वलयाकृत। प्रैक्टिस कीजिएगा उसके आप। अब इसका अर्थ देखिए। सबसे पहला जो है सातवां सूत्र, जम्बू द्वीप लवणो द्वादय शुभ नामानो, इसका आपको वो देखना है क्या, संधि विच्छेद। हम्म जम्बू द्वीप लवणो दादय शुभ नामानो द्वीप समुद्राः। अब चूंकि यहां पर मध्यलोक का वर्णन है, तो इस मध्यलोक में शुभ नामानः, तो मतलब शुभ नाम वाले जम्बू द्वीप लवणोदादय द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप आदि द्वीप, जम्बू द्वीप लवणोदादय मतलब जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र, आदि समुद्र हैं कहा, कैसे, शुभ नामानो द्वीप समुद्र, शुभ नाम वाले। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका अर्थ है, शुभ है नाम जिनके, ऐसे जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण समुद्र आदि समुद्र मध्य लोक में हैं। हम्म टीका पढ़िए, टीका इसकी, रेखा जी पढ़िए। दीदी। हम्म सबसे बीच में थाली के आकार जम्बू द्वीप है, जिसमें हम लोग और श्री सीमंदर प्रभु इत्यादि रहते हैं। उसके बाद लवण समुद्र है, उसके चारों ओर घाती खंड द्वीप है, उसके चारों ओर कालो दधी समुद्र है, उसके चारों ओर पुष्करवर द्वीप है और उसके चारों ओर पुष्करवर समुद्र है। इस तरह एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। सबसे अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप है और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र है। ठीक है ना, ये इसका सामान्य अर्थ था। अब आठवां सूत्र, उसका पढ़ते हैं हम। ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समझ लिया हमने पहले ही कि थाली के आकार का जम्बू द्वीप है, इसमें हम भी इसी में रहते हैं, सिमंदर भगवान भी इसी में रहते हैं, सारे जीव इसी में, मतलब मनुष्य, हम सब इसी में रहते हैं जम्बू द्वीप में। इसके बाद लवण समुद्र, उसके बाद घातकी खंड द्वीप, फिर कालोदधी समुद्र, फिर पुष्करवर द्वीप और उसके बाद पुष्करवर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र। और सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है। इसको और समझेंगे अभी अपन।
अब आठवां सूत्र देखिए। द्वीप और समुद्रों का विस्तार तथा आकार। द्विद्विष द्विर्विष्कम्भाः पूर्व पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः। प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले और पहले पहले के द्वीप समुद्रों को घेरे हुए चूड़ी के आकार वाले हैं। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी अपन समझ लिए, सब दूने दूने विस्तार वाले हैं। अपन ने 1 लाख, फिर 2 लाख की, फिर 2 के 4 किए, ऐसा। अब जम्बू द्वीप का विस्तार तथा आकार। तन्मध्ये मेरुनाभिव्रतो योजन शत सहस्त्र विष्कंभो जम्बू द्वीप। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है। उसकी नाभि के समान सुदर्शन मेरु है तथा जम्बू द्वीप थाली के समान गोल है और 1 लाख योजन उसका विस्तार है। टीका, टीका पढ़िए, पढ़िए रेणु जी। दी मेरे पास ये वाली बुक नहीं है, मैंने तो इसलिए हाथ उठाया था हम्म। कि ये लिखा है कि पुष्करवर द्वीप के आधे के परे मानुषोत्तर पर्वत है। हाँ, इस पर्वत के पहले पहले ढाई द्वीप कहलाता है। इसका व्यास रूप विस्तार 45 लाख योजन है और मनुष्य यहाँ तक ही जा सकता है। दीदी मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मनुष्य मतलब ढाई द्वीप कितना बड़ा है और मनुष्य कहाँ, क्योंकि हमारी नॉलेज में तो भाई ये जैसे वर्ल्ड है पूरा, तो मनुष्य यहाँ तक ही जा सकता है, इसके पार कैसे जाएगा? अच्छा है, आप जिज्ञासा बना कर रखिए, क्योंकि इसी का उत्तर आगे के सूत्रों में आने वाला है। मध्य ठीक है लोक दीदी। 45 लाख योजन तक का जो ढाई द्वीप है वो किस तरीके से है, और केवल वहां से ही सिद्ध बन सकते हैं, इस जी ढाई द्वीप से ही। तो इसीलिए जो सिद्ध शिला है उसका भी नाप 45 लाख योजन ही है, उसके जी बाहर नहीं है, क्योंकि उसके आगे से सिद्ध बन ही नहीं सकते। तो ये पूरी बात इसमें आने वाली है। पढ़िए समता भाभी। ठीक है। जय जनन दीदी। हम्म। नंबर, सुदर्शन मेरु की ऊंचाई 1 लाख योजन की है। उसमें से वह 1,000 योजन नीचे जमीन में और 99,000 योजन जमीन के ऊपर है। उसके अतिरिक्त 40 योजन की चूलिका है। सभी अकृत्रिम वस्तुओं में माप में 2,000 कोष का योजन लिया जाता है। उसके अनुसार यहाँ समझना चाहिए। नंबर 2, कोई भी गोल परिधि उसके व्यास से तिगुने से कुछ अधिक 22+7 होती है। जम्मू द्वीप की परिधि 3,3,16,000 दो 227, यही है दीदी। हम्म। दो 227 योजन, 3 कोस, 3 लाख। एक सॉरी 3 लाख, हम्म। 3,16,227 योजन और 3 कोस, 128 धनुष, 31 अंगुल से कुछ अधिक। इस साढ़े तेरह द्वीप के विदेश, 13.5 अंगुल। अच्छा, अच्छा 13.5 है। हम्म। 13.5 अंगुल से कुछ अधिक है। इस द्वीप के विदेश क्षेत्र में विद्यमान उत्तर कोल भोग भूमि में अनादि निधन पृथ्वी काय रूप अकृत्रिम परिवार सहित जम्बू वृक्ष हैं। इसीलिए इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखिए, इसको अपन है ना, सबसे पहले तो हमने जो सातवां सूत्र था उसमें क्या देखा था कि द्वीप समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो पहले के 16 के नाम हमारे पास उपलब्ध है, अंतिम 16 के नाम हमारे पास उपलब्ध है, और जो बीच के हैं, तो किसी किसी आगम में ऐसा आता है कि जो प्रथम 16 है वही नाम वापस रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप असंख्यात जम्बू द्वीप है। ये जो मेन जिसमें हम रह रहे हैं वो बीच का एक जम्बू द्वीप है। ऐसे असंख्यात जम्बू द्वीप है, बाकी के 16 भी सब असंख्यात असंख्यात है, द्वीप और समुद्र दोनों ही। ठीक है। और जो अंतिम द्वीप समुद्र है उनके नाम दिए हैं, और उसमें भी जो सबसे अंतिम है वह स्वयंभू रमण द्वीप है, और उसके बाद सबसे लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र है। ठीक, तो सबसे लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र जो हुआ,
ये जो ये देखिए, ये हमने बनाया था, ये समझ लो जम्बू द्वीप है। इसके बाद ये वो है लवण समुद्र, फिर घातकी खंड, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, ऐसे चलते गए हम, असंख्यात आ गए। अब ये समझ लो ये असंख्यातवा अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाद अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। अब इसके बाद क्या है ये कौन बताएगा? अंतिम स्वयंभू रमण द्वीप और उसके बाद अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र। अब इसके बाद कुछ चीज बचती है क्या? बोलिए मंजू जी। इसके बाद दीदी मुझे ऐसा लग रहा है फिर अलोकाकाश आ जाएगा। अच्छा। लोक खत्म हो जाएगा वहां से। हम्म। वात वलय गुणों वात वलय होंगे, तीनों वात वलय गुणों वात वलय ये। हाँ बिल्कुल सही। देखो, दोनों का उत्तर सही है। अलोकाकाश तो आएगा, लेकिन किसके बाद आएगा? ये चौकोर है ना, वात वलय के एक राजू है ना, ये चौकोर है। हम्म। तो ये कॉर्नर्स बच रहे हैं ना, हम्म। कॉर्नर्स बच गए ना चारों तरफ के। ये तो गोल है, स्वयंभू रमण समुद्र तो गोल है। अब ये कॉर्नर्स बच गए, तो कॉर्नर्स में वात वलय है, तीनों प्रकार के वात वलय। और वैसे भी ये यहाँ पर ये तीनों वात वलय ही आएंगे, इधर लास्ट में तीनों वात वलय ही रहेंगे वैसे भी। तो ये कॉर्नर्स में भी वात वलय है, तीनों प्रकार के। कौन कौन से? धनोदधि, धन वात वलय और तनु वात वलय, तीनों धन्यवाद बेटा। वात वलय रहेंगे। ठीक है। अब ये जो जो हमने देखे जम्बू द्वीप और उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, तो वो 16 कौन से हैं? वो आप चाहें तो नाम लिख लीजिए, 16 द्वीप और 16 समुद्र के नाम, क्योंकि 16 तो उपलब्ध है ना हमारे पास। अब एक बात और समझना इसमें कि जैसे जैसे गांव होता है फिर नगर होता है। जैसे यहाँ ग्वालियर है, ग्वालियर है, उधर गुड़गांव है, समझ लीजिए, और क्या है, हरदा है। ऐसे 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 बसे हुए हैं ना, ऐसे नहीं बसे हैं ये द्वीप और समुद्र। कैसे है ये? तो जैसे अपन ने चित्र में देखे कि एक बीच में, फिर उसके बाद चारों तरफ, फिर उसके चारों तरफ, तो एक के बाद एक दूने विस्तार वाले और चूड़ी के समान घेरे हुए, एक दूसरे को घेरे हुए ये रहते हैं सारे द्वीप और समुद्र। तो सबसे पहले बीच में है जम्बू द्वीप, उसके चारों तरफ है लवण समुद्र, मतलब जम्बू द्वीप से दूने विस्तार वाला लवण समुद्र है। फिर उसके बाद घातकी खंड, मतलब उस लवण समुद्र से दूने विस्तार वाला, लवण समुद्र को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला घातकी खंड द्वीप है। और उस घातकी खंड द्वीप को घेरे हुए उससे डबल विस्तार वाला कालोदधी नाम का समुद्र है। फिर कालोदधी नाम के समुद्र से दूने विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है, और उस पुष्करवर द्वीप को घेरे हुए उससे दूने विस्तार वाला पुष्करवर समुद्र है। अब जिसकी मैथ्स अच्छी हो वे काउंट करते जाना आगे आगे, अभी नहीं, मतलब क्लास के बाद आराम से बैठकर आप जोड़ लगाते जाना, डबल 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 कितने होते गए। फिर पुष्करवर के बाद उससे दूने विस्तार वाला वारुणीवर द्वीप है, वारुणीवर, और फिर उसी नाम का समुद्र है, वारुणीवर नाम का ही समुद्र है। वो भी कितना है? वारुणीवर द्वीप से डबल विस्तार वाला। फिर उसको घेरे हुए क्षीरवर द्वीप है, और फिर उसके बाद क्षीरवर समुद्र। अब ये दूने दूने विस्तार वाला अपने आप लगाते जाना। उसके बाद घृतवर द्वीप, और फिर घृतवर समुद्र।
लिखने में आ रहा है सबके? निशा जी? हम्म। मीरा जी, ममता जी, नीलम जी, कुछ नहीं लिख पा रहे हो तो आप वापस हैंड रेस कर दीजिएगा। वारुणीवर के बाद क्षीरवर, फिर घृतवर, फिर इच्छुवर। इच्छुवर द्वीप, फिर इच्छुवर समुद्र। उसके बाद कौन से नंबर का आया? कितने नंबर हो गए अभी तक? नंबर डाले कि नहीं आप लोगों ने? 3 4 5 6 7 7 हो गए दीदी। 7 हो गए ना? आठवां नंदी हाँ, 8वां नंदीश्वर द्वीप। द्वीप। नंदीश्वर द्वीप और फिर नंदीश्वर समुद्र, ये दोनों आएंगे। ये तो हमारा हर अष्टानिका में हम जिसकी पूजा करते हैं, ऐसा नंदीश्वर द्वीप। अब इसकी क्यों करते हैं ये भी अभी बताएंगे आपको। इसके बाद अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र। अच्छा, समय हो गया है। टाइम आप लोगों ने बोला भी नहीं कि टाइम हो गया है। चलिए, इसके आगे का आप लोग बाद में लिखिएगा, कल की कक्षा में इसके आगे का लिखवाएंगे हम, है ना। समय हो गया है अभी। हाँ, बोलिए बोलिए ललिता जी। अरे, आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट था आपका। जल्दी बोलिए। मैं यो पूछ रही थी, समुद्र क्षीर सागर का समुद्र क्षीर सागर जैसा यूं दूध जैसा, पर ये धृतवर द्वीप और हाँ हाँ, अभी धृतवर समुद्र। सब कल बताएंगे सब, है ना। अभी समय हो गया ना, इसलिए कल बताएंगे ये सारी बात। कौन सा समुद्र किस कलर का है, वो भी सब आएगी चर्चा अपनी पूरी। ठीक है। ठीक, ओके। जय जिनेन्द्र। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। सदा दो तो भो, बोलिए जिनवाणी माता की रानी माता की जय। महान जय जिनेन्द्र सभी को। जय। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को जय।